कि धुरंधर अभी आई, उसने जो है 1000 करोड़ कमा लिया तो वो अच्छी फिल्म है। 21 आई, उसने नहीं कमाया तो वो अच्छी फिल्म नहीं है। कंपटीशन बुद्धि का होता है, धन का नहीं होता है। हम किए रहते हैं बॉलीवुड 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 बॉलीवुड। बॉलीवुड में ऐसा अबे बॉलीवुड हॉलीवुड एक जगह है तो हॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड की क्या जमीन है? तुम अपने जमीन को नहीं समझते हो। तुम मेरठ की फिल्म बनाते हो और पता चलता है कि कौन जमीन है वो। आप अपनी जमीन अगर छोड़ोगे तो आप नशे में हो। नाना से लोग डरते हैं, घबराते हैं। अबे जाहिर है शेर पाले नहीं जाते। अनुराग कश्यप ने एक स्टेटमेंट दी थी, आजकल के जितने भी एक्टर्स हैं उनका स्टाफ ही इतना ज़्यादा है जो फिल्म पे या सीरीज पे बहुत भारी। अनुराग तो खुद ही स्टार बनने के चक्कर में होगा स्टेटमेंट दे। भाई मैं जब काम करता हूं तो आपका 500 करोड़ का फिल्म 1000 करोड़ में कमा के देता है। हम स्टाफ नहीं रखेंगे तो तुम स्टाफ रखोगे। 1603 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम को 7 बजने को है। अभी से लेकर रात्रि के 8 बजे तक सुनिए युवाणी कार्यक्रम। युवाणी के साथियों को विनीत कुमार का नमस्कार। थिएटर से शुरू करते हैं। कीजिए। तो हम लोग अब शुरू हो गए। थिएटर का आपका एक बहुत टाइम तक आपने थिएटर 15 किया। साल। 15 साल फिर बम्बई 3 साल आने से पहले। फिर 3 साल एनएसडी। हाँ, तो एनएसडी से पहले 15 साल थिएटर किया। कहाँ पर? पटना में। पटना। और फिर 3 साल एनएसडी और फिर आप बम्बई आ गए। बम्बई आ गए। बम्बई में भी थिएटर कर रहे थे? बम्बई में थिएटर करने आया नहीं था और न ही फिल्म करने आया था। बम्बई में आया था जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए धन कमाना होता है। और चूंकि मैंने 17 साल सिर्फ अभिनय किया था तो मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। और उस वक्त जब मैं बम्बई आया तो एक खास तरह के स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती थी एक्टरों की। ग्रीक फीचर्स 90 में शार्प, एक कटा हुआ ऐसे। उसमें तो मैं चपरासी और हलवाई का भी रोल ना मिले हमको, वो भी ग्रीक फीचर वाले होते थे। क्यों आपने कच्चे धागे में आपका इतना अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल था, वो भी तो 90s की फिल्म अरे वो तो थी। गलती से मिल गया। गलती से कैसे मिलती है पिक्चर? हाँ, गलती से मिलती है ना। कैसे मिली? इनको संजय झा मेरा जूनियर है, वो बंटी का बंटी मतलब मिलन लुथरिया। लूथरिया। तो वो बंटी का चीफ था। उसने कहा उनको एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसका फेस पहचाना हुआ नहीं है। तो उसने बुलाया, वो मिला, उसने द्रोहकाल देखा था, उसने पहचाना ही नहीं हमको। उसने कहा आप ही द्रोहकाल में थे? हम बोले थे। तो फिर उसके बाद मीटिंग हुई दूसरे दिन, फिर स्क्रिप्ट पे डिस्कशन हुआ, 2-4 दिन कुछ चला। एग्जैक्टली अगर मैं ये बताऊं तो मुझे फिल्मों का शौक नहीं है। मैं बम्बई फिल्म करने नहीं आया था। मैं थिएटर का वर्कर था, हार्ड कोर वर्कर। कि सुबह निकले, 9 बजे निकल जाते थे ऑफिसेज में, अलग अलग ऑफिसेज में पैसा इकट्ठा करते थे। 4 बजे से रात के 10 बजे तक रिहर्सल होता था। 10 बजे से रात के 12 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल घटनाओं पे डिस्कशन होता था। चाय की दुकान पे, तो चाय की दुकान के बगल में खुलवाए रहते थे। फिर हम रात में 1 बजे पहुंचते थे, फिर सुबह उठते थे तैयार होकर 9 बजे। तो हम लोग 24 घंटे में 20 घंटा काम करने वाले लोग थे। फिल्म नहीं देखते थे, फिल्म का कोई शौक नहीं था। तो जब 15 साल हो गए थिएटर करते हुए तो लगा कि अब थोड़ा थ्योरी समझना चाहिए। तो मैं एनएसडी गया। जब एनएसडी से लौट के आया तो जो बिहार का सिनेरियो था, पॉलिटिकल सिनेरियो जो था, वो उसकी वजह से जो सोशल सिनेरियो हो वो बिल्कुल बदल चुका था। और उसमें
मेरे जैसे लोगों के लिए थिएटर ज़रा मुश्किल हो गया था, क्योंकि सब लोग किसी के लिए काम करने लगे और मैं किसी के लिए काम कर नहीं सकता। किसी के लिए माने थिएटर एजेंसी स्पेसिफिकली अब या खुलेंगे तो नाम आ जाएगा, नाम आएगा तो वो नाम छोटे नाम नहीं है, बहुत बड़े नाम हैं जो देश में राज करते हैं। तो इसलिए हम उधर जाते नहीं हैं, बात ऐसे ही समझाने की कोशिश करते हैं कि अ, गले में मैं पट्टा नहीं बांध सकता हूँ। हम्म, आप हमें बताओ कि कितने लोग आपको मिलते हैं जिसके गले में पट्टा नहीं है? बहुत कम हो आजकल गए बहुत कम। पहले से। तो खैर, तो हुआ कि अब क्या किया जाए? तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि भाई ऐसा-ऐसा है, ये ऐसा हो गया है, क्या करें? तो मेरे एक दोस्त हैं जो अब नहीं रहे, अजय वर्मा मित्र, वो शेखर कुचगमे, उन्होंने कहा अब बम्बई आके देख लो। उस समय 34 साल का था मैं। 34 साल की उम्र में कोई हीरो बनने नहीं आता है। तो देखने के लिए मैं उधर से बक्सा उठाया, इधर 1 बाय 1 शास्त्री नगर, लिंकिंग रोड, सांता क्रूज वेस्ट बैठ गया। और उस टाइम पे बहुत सारे लोग विजयराज, इरफान साहब, ये ये सब बाद लोग में सब आए, सब सब बाद बाद में में आए, आए। सब बाद में तो आए, आपके बैच में कौन लोग सब थे बाद में जो आए। नसीर साहब, नसीर ओमपुरी भाई तो साहब? सीनियर है ना, हम्म, वो हम चूंकि वो उस्ताद हैं, तो नसीर भाई तो ऐसे ही हम दूर रहते हैं। अगर नसीर भाई सामने से अगर ऐसे आते दिख जाएं तो हम सड़क के दूसरे तरफ चले जाएंगे, क्योंकि जब वो पूछेंगे क्या चल रहा है, तो मुझे लगेगा उस्ताद को मैं क्या जवाब दूं, मैंने नया तो कुछ सोचा नहीं है। वो लोग उस्ताद लोग हैं, उसकी उन लोगों की समझ इस देश में बहुत कम हम लोगों लोग। को है। जो लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं या बात करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि वो हैं क्या। वो एक ऐसे सर्जन हैं, जब पेट खुलता है तो उस सर्जन को हर चीज दिखाई देती है। वैसे ही नसीर भाई जब अभिनय खोलते हैं तो उनको एक एक चीजें दिखाई देती हैं। इसीलिए उनका ग्रोथ आप देखिए कि आज से 25 साल पहले उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट बदला है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है उनको लगा कि वो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो बेसिकली उन लोगों से, सीनियर लोगों से मैं ज़रा दूर ही रहा। मैं तो जब बम्बई आया तो मैंने तो साल भर कुछ किया ही नहीं। बिस्तर पे लेटा रहता था, किताब पढ़ता रहता था, क्योंकि वो जाना पड़ता था फ़ोन करने के लिए, हेलो मैं विनीत कुमार। मेरा जागता था, मैं ये काम करूँगा डैड? तो मैं कहीं गया ही नहीं, साल भर तक बैठा रहा। मेरे पास कुछ 7,000 रुपए थे, साल भर चले 7,000 रुपए। 7,000 साल भर चले? हाँ, और वो जब ख़त्म हो गया तो लगा अब क्या किया जाए? तो मैंने जो है एनएसडी में गया और मैंने कहा मैं जूनियर फेलोशिप करूँगा, और मैंने इप्टा पे एक थीसिस लिखा, वो ले जाके दिया, 18,000 रुपया लिया, उसके बाद फिर आ गया बम्बई। और इस आप बार जब मई आए हम्म, तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश, उस समय संजय मिश्रा भी आ गया था, तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश और रोहिताश्व गौड़ भी आ गया था मेरा बैच में। तो चंद्र प्रकाश चाणक्य बना रहे थे और उनका चीफ शेखर कुचगवे था, मेरा थिएटर का दोस्त। तो उनके आना जाना था। तो चाणक्य वो डॉक्टर ने कहा कि तुम असिस्ट करो। हम बोले नहीं, हम कुछ जानते नहीं करते हैं डायरेक्शन के बारे में, असिस्ट क्या करें? बोले नहीं, तुम सब कर लोगे। तो पहली बार मैंने चाणक्य में शुरू किया, और चाणक्य का कुछ 6 महीना 8 महीना मैंने शूटिंग में रहा, असिस्ट किया? पहले फेज में असिस्ट किया। और मैं वो असिस्टेंट नहीं था, उस समय असिस्टेंट ज्यादा नहीं होते थे। सुबह मैं 6 बजे घर से निकलता था अपनी बाइक पे, पीछे 2 हजाम बैठाता था, फिल्म सिटी आता था, वहां 50 लड़के बैठे होते थे, दोनों हजाम को लगा दिया जाता था, सबको चिकना करो, क्योंकि वो रोज आते थे, तो एक दिन में बढ़ता है तो चिकना करो। और मेकअप मैन का 2 असिस्टेंट को लगाते थे, सबको टिक्की साटते रहो, चल चल उधर बैठ। और जो सबको एक एक ऐसे फेंका गया, ले धोती पहन, सब खाली धोती पहनना है। उसके बाद जो एक्टर्स है उनका सब कॉस्ट्यूम लगाना,
और उसके बाद एक्टर्स आए तो सबको तुम इस कमरे में, तुम उस कमरे में, तुम उस कमरे में, ये सीन तुम्हारा आज हो रहा है, ये सीन तुम्हारा हो रहा है। उसके बाद जो है उनको कि भाई अब आप जाइए, आप लोगों का सीन होने वाला है। और उसके बाद अचानक हो जाता था कि अरे ये एक्टर नहीं आया है, फोन तो था नहीं। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि गाड़ी नहीं थी, हुआ क्या कि अरे उसको चाहिए। वहां से हम 2 घोड़ा उठाए, घोड़े पे बैठे, टाक 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 करके इधर फिल्म सिटी में नीचे भाग गया। बोले चल 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 चल। नीचे आया, बोले गाड़ी का, अबे घोड़े का प्रैक्टिस, बैठो। अब टक 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 उतार। लोगों ने देखा क्या है, एक्टर को लेकर चला आया घोड़े से। तो हम लोग थिएटर की वजह से हम लोगों का दिमाग बहुत शार्प था, इसीलिए मैं चिढ़ता हूँ आज की तारीख में जब मैं असिस्टेंट को देखता हूँ, मैं तो लात मार के बिना निकालूं, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने आपके साथ एक फिल्म करी है एज असिस्टेंट। तुम असिस्टेंट कहाँ थे? मतलब चीफ असिस्टेंट, को चीफ डायरेक्टर। असिस्टेंट कहाँ थे? क्यों? तुम तो क्रिएटिव में कुछ थी। क्रिएटिव तो और कुछ नहीं जानते हैं। ये लो, मेरी मिट्टी पलीत कर दो मेरे शो पर। मैंने तुम्हारे बारे में कहा क्या? तुम बट हम अपने बारे अच्छे में क्या सोच रहे असिस्टेंट हो? थे। भाई मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपनी नजर दौड़ाओ और तुम सोचो कि कौन कौन लोग क्रिएटिव बने होंगे। कि ऐसा क्रिएटिव मैंने देखा, सुहेल ये बताता है, सुहेल लेके गया था, सुहेल तातारी, सुहेल लेके गया था और एक चैनल में, और वो क्रिएटिव कहती है कि इनका बायोडाटा भेज दीजिएगा राइटर का। राइटर कौन था? प्रेमचंद। प्रेमचंद जी। उनका बायोडाटा कहाँ से वो लाएंगे? क्रिएटिव मांग रहे थे। देखिए क्या है ना कि हर ऊपर का आप उसको अब नाम कैसे ले, आप उस 2 आदमी को सोचिए कि उस दोनों ने क्या किया, जिसके बाद एक समय के बाद जो इतना बड़ा कांड हुआ। वो उसी चैनल के हेड थे ना, आप जानते थे क्या? लेकिन वहां सब जानता रहा होगा। तो वो अपने नीचे कैसे लोगों को बैठाएगा जो उससे कम जानता है, और ये उससे कम जानता है, ये उससे कम जानता है, और वो कुछ नहीं जानता है। और जो कुछ नहीं जानता है वो अपना तिकड़म लगा के वहां पहुंच जाता है। तो ये बाजार दूसरे किस्म का है, और ये एक खास तरह से ऐसा लगता है जैसे ये मूर्खों की बस्ती है। बैठे हैं लोग, मजा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब आए, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। उनको कहानी नहीं समझ में आती है, कहते कहानी में अबे जो लिखे हैं पहले वो तो समझ लो, और अपना ही दिमाग चलाना है तो खुद लियो, कलम उठाओ, कागज पे लिखो कहानी। नहीं, हम लिख के ले गए हैं, वो अपना ब्रेन लगा रहे हैं। तो बट आपने बीच में एक शो प्रोड्यूस भी किया था आपकी। हाँ, वो मेरा दोस्त जावेद जो है वो दुबई में रहता था, और वो जहां कहीं भी रहता था, अब वो लौट के आ गया है। 50 साल मिडिल ईस्ट में उसने किया, अब आ गया है वापस। तो वो आया और उसने कहा यार ये सीरियल तुम बनाओ। अब बोले यार पैसा लगता है। बोले कितना लगता है? बोले पायलट बनाएंगे तो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तो लग ही जाएंगे। वो दुबई गया, 2 लाख भेज दिया उसने। अब 2 लाख जो है, मैं जहां रहता था कुछ अलमारी था नहीं, कुछ नहीं था, तो उस 2 लाख को प्लास्टिक में लपेट के बाइक में लटका रहता था, और दिन भर जो है घूमते, जहीं भी जाते थे 2 लाख साथ होता था। तो शशांक डबराल दोस्त हम लोगों का था, हम उसके लॉफ्ट में ऐसे फेंक दिए ऐसे करके, हमने कहा इधर ही रख दिए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ने मिलके जो है, दोस्तों ने कहा कि अरे सीरियल बनाते हैं ना, कुछ करते हैं ना। तो खैर फिर सौरभ ने लिखा, और कई लोग जुड़े, और उसका शिकस्त नाम का एक सीरीज बना, उसको देखा। तो वो होम टेलीविजन आता था जिसके हेड उस समय, पहले तो शेखर कपूर ने बनाया था होम टेलीविजन, बाद में अशोक लाल जो हैं वो उसके हेड हुए, तो वो चलने लगा। और फिर जो पार्टनर बने थे उनके मन में कुछ आ गया खोट, तो फिर सब।
आपको लगता है बम्बई में ये ऐसे रिश्ते जो शुरू शुरू में दोस्त या सब लोग आकर एक रोड आगे की लेते हैं और फिर किसी के पास कुछ ज्यादा पैसे या किसी के पास कुछ ज्यादा तो उनका दिमाग घूम जाता है। अगर मूल रूप से आप दार्शनिक तौर पे जो है सोचना शुरू करें तो बाजार में रिश्ते नहीं बनते। आप फिल्म इंडस्ट्री बोल रहे हैं या बम्बई शहर बोल रहे हैं? बम्बई शहर, मुझे पता है बम्बई आप शहर में हर आदमी कोठे पे बैठा है और सोने के पहले वो ये देखता है कि आज हम बिके या नहीं बिके, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो चाहे वो बॉम्बे सेंट्रल हो। किस पे हम भरोसा करेंगे? सामने वाले भी बिकना चाह रहा है, आप भी बिकना चाह रहे हो, तो हम काहे सपोर्ट करेंगे आपका? बंबई शहर में रिश्ते निभाना सबसे कठिन काम है, क्योंकि यहां हर चीज, बाजार में बैठे हैं ना, हर चीज ललचाती है। मैं अपने शहर पटना में रहूं तो मुझे कोई चीज का लालच नहीं होता है, बचपन से देख रहे हैं। इसीलिए जब हम शुरू में आए यहां थे तो जो मराठी मानुस थे यहाँ के, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अब बहुत कम देखोगे कि फिल्मों में मराठी लोग जो हैं काम कर रहे हैं, वो मराठी सिनेमा कर रहे हैं, मराठी थिएटर कर रहे हैं, हिंदी में उनको कोई लेना ही देना नहीं। 97 98 के बाद जो है उनको लगा अरे मैं भी पैसा कमाऊं, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि वो लोग आए, क्योंकि वो ज्यादा अनुभवी रहे हैं और हैं, क्योंकि उनका आर्ट एंड कल्चर से एक गहरा जुड़ाव है और आर्ट एंड कल्चर की एक संस्कृति है मराठी में, जैसे बंगाल में है। तो वो रिश्ते जरा यहाँ, इसीलिए यहाँ रिश्ते जो जब देखो तब टूटे हुए हैं, बने हुए भी टूटे हुए दिखते हैं, आप बोल नहीं पाते हो। हर आदमी अपना दिल पे हाथ रख के जो है घूम रहा है कि इसको बचा के रख यार, टूट जाता है। और आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, पुराने 90s के एक्टर्स का एक अलग मिजाज था, अभी के एक्टर्स का एक अलग। क्या ऐसी चीज है उन पुराने एक्टर्स में और नए एक्टर्स में जो नए लोगों को उनसे सीखनी चाहिए या उन लोगों को नयों से सीखनी चाहिए? कोई भी चीज, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई दूसरा बिजनेस हो या जीवन हो, 5 चीजें हैं ऐसी जो आपका व्यक्तित्व रचती हैं, जो आपसे काम करवाती हैं। कमिटमेंट, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, ट्रूथफुलनेस। चार, एक और है वो, ये चीज जो है मिसिंग है, कोई कमिटेड नहीं है आज के टाइम पे। पहले कमिटमेंट ज्यादा थी। अरे वो बुढ़ाऊ नहीं है, टाइम पे आगे बढ़ जाते हैं कुर्सी पे। मिस्टर अमिताभ बच्चन। हाँ, उनको रोको तो भी वो टाइम ही पे आएंगे। वो मिस्टर सुनील शेट्टी, इनको तो सब लोग, ऑफ, हाँ, सब लोग, कमिटमेंट। आप देख लो ना, जैकी श्रॉफ को देख लो जी, बहुत बड़ा आदमी है वो भाई आज भी, लेकिन वो जिस तरह से घूमता है, घूमते हैं, और जिस तरह से लोगों को, हम घूमता इसलिए बोलते हैं कि उम्र में हम लोग बराबर ही हैं, वो हम उनसे छोटे हैं लेकिन इंडस्ट्री में तो हमको वो बहुत प्यारे लगते हैं। नाना को देख लो, नाना से लोग डरते हैं, घबराते हैं। अबे जाहिर है शेर पाले नहीं जाते। हाँ, और नाना साहब का एक अलग ही हवा बन रखा है बना हमारे रखा इंडिया में, है, बना रखा। जबकि आप जाओ उनके घर, वो खाना बना के खिलाएंगे, और जवानी में तो वैसे भी तासीर गर्म रहती है, तो इसलिए
तो ये चीजें जो हैं यही फर्क है, डिसिप्लिन नहीं है। पहले ये सारी चीजें जो हैं उन लोगों के अंदर मिलती थी। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इधर उधर हो सकता है, स्क्रिप्ट जो है उस पर डिस्कशन हो जा सकता है, लेकिन होगा वही जो डायरेक्टर कह रहा है। डायरेक्टर को कोई ओवर रूल नहीं करता था। आज की तारीख में एक्टर समझा रहा है, नहीं सर मुझे लग रहा है ना, अब डायरेक्टर को भी लग रहा है, हाँ यानी शिफ्ट भी, हाँ अच्छा ठीक है कर लीजिए, वो भी सोच रहा है कि चलो एडिटिंग में देख लेंगे। हमको लगता है यार ये क्या चलता रहता है। बीच में अनुराग कश्यप ने एक स्टेटमेंट दी थी ऑनराज को लेकर कि आजकल के जितने भी एक्टर्स हैं उनका स्टाफ ही इतना ज्यादा है जो फिल्म पे या सीरीज पे बहुत भारी होता अनुराग है। तो खुद ही स्टार बनने के चक्कर में होकर स्टेटमेंट देगा। बट ऑनराज को लेकर आज भाई के मेरे, टाइम पे आप दे रहे हो ना भाई, मैं जब काम करता हूं तो आपका 500 करोड़ का फिल्म 1000 करोड़ में कमा के देता है, तो हम स्टाफ नहीं रखेंगे तो तुम स्टाफ रखोगे। बट पहले के एक्टर्स कहाँ रखते थे? भाई पहले वो कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले वो दुकानें नहीं थी जैसे आज दुकानें खुली हुई हैं, फिल्मों की दुकानें हैं, और वो दुकानें एड बनाती हैं, प्रोडक्ट है वो मल्टीनेशनल का है, तो वो स्टार बनाता है, भैया कैसे बिकेगा। तो इसीलिए 70 के बाद शुरू हुआ, जब पता चला कि ये इतना बड़ा मार्केट हो गया है, वरना काहे को यहाँ मिस इंडिया इंडिया होता, इतना प्रोमिनेंट बनाया जाता, फिर बिका, फिर मिस इंडिया बनने लगे इधर से लोग, मोस्टली सारी मिस इंडियाज और मिस तो वर्ल्ड्स हमारी तो actors बजा हैं। रही है। अब मिस इंडिया पहन लेगी तो पूरा देश पहनेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हाँ है ना। तो मार्केट ही बना रहा है ना स्टार। हम आपका फोटो पूरे बंबई में 25,000 होर्डिंग लगा दें, 24 घंटे में क्या होगा? सब पहचानेंगे। और आप क्या करते हो फिर? तो इतना सीधा इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा, बस सीधा इक्वेशन, बाकी हॉरोस्कोप है, कैलिबर नहीं है, कैलिबर वर्क नहीं करता है, आपका इंटेलिजेंस वर्क नहीं करता है, वो कम लोग हैं। जैसे ये श्रीराम राघवन की फिल्म 21 है, हमने 21 देखी, अच्छी फिल्म है भाई, उसको नहीं दिखाना है बंदूक तोप लड़ाई, उसको जो है ह्यूमन रिलेशनशिप, जो संवेदनाएं हैं उस पर काम करना है कि जब युद्ध होता है तो उसके पीछे की संवेदनाएं क्या है। अभी जैसे बिहार में उन्होंने पॉलिसी बनाई तो सेक्रेटरी से जो है बात हो रही थी, तो हम तो मुफ्त आदमी हैं, हम बोले नहीं हो पाएगा, सवाल ही नहीं होता है। बोले ऐसे कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा? हम बोले इसलिए नहीं हो पाएगा कि भाई आप यहाँ सिनेमा बनाने के लिए क्या देंगे, मनी डिसाइड कर रहा है कि आपका कैलिबर क्या है। अभी आप इस ऑफिस में बैठे हैं, आप कोलाबा में ऑफिस ले लीजिए, आपका स्ट्रेचर बढ़ जाएगा। कैसे? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, इसी को कहा जाता है कि अगर आपको दर्शन समझ में आता है तो आपको धीरे धीरे जीवन समझ में आने लगेगा। हमारे समय में या ये एक खास तरह का दर्शन था कि या है जो अब नहीं रहा, कि सरस्वती जो है मस्तक पर बैठती है और लक्ष्मी हथेली पे बैठती है, इसीलिए ये हाथ का मैल है, क्योंकि पैसा टिकता नहीं है, मैल टिकता नहीं है। और हमने जब हम ग्लोबल हुए और मल्टीनेशनल आया तो उसने
इस सिद्धांत को ही पलट दिया। लक्ष्मी को मस्तक पर बैठा दिया और सरस्वती को हथेली पर कर दिया। इसलिए हर आदमी फिलोसफर है, और जिसके पास धन है वो कुछ भी कह दे, वही सच है। तो आप देखिए कि किसी चीज को जरा सा आप पलटते हैं तो सोसाइटी में, बाजार में कितना बड़ा फर्क आ जाता है। कि धुरंधर अभी आई, उसने जो है 1000 करोड़ कमा लिया, तो वो अच्छी फिल्म है। 21 आई, उसने नहीं कमाया, तो वो अच्छी फिल्म नहीं है। बट आजकल लोग भी तो वेट करते हैं कि क्या ओपनिंग लगती है, उस हिसाब से हम देखने जाएं। भाई आप पहले फिल्म देख रहे हैं कि ओपनिंग देख रहे हैं? वो ये जो आप बोल रहे हैं, वो मेंटालिटी चेंज हो गई है दर्शकों की भी, और जो इसीलिए बना रहे हैं उनकी इसीलिए भी। कह रहे हैं ना कि चीजें जब बदल जाती हैं तो बदल जाती हैं, और सब अर्थ बदलने लगता है। तो जब आप इंडिपेंडेंट सिनेमा की बात करते हो, उसके बिजनेस की बात करते हो, तो आप एक फाइनेंसर पकड़ लो, आप 2-2.5 करोड़ में एक बहुत कमाल की फिल्म बना सकते हो। बट वो फाइनेंसर बोलेगा मेरे 3 करोड़ का होगा क्या? नहीं, फाइनेंसर आपको दे दिया उसने, कालो बनाओ, तुम्हारे यहाँ 2.5 करोड़। आपने बहुत अद्भुत फिल्म बना ली। अब ये जब अद्भुत फिल्म लोग देखेंगे तो पता चलेगा उस कंपनियों को, कंपनी का कोई एजेंट आके देखेगा और उसको ये लगेगा, वो जाके बताएगा और उसको लगेगा अभी ये 2.5 करोड़ की फिल्म है, ये तो 10 करोड़ कमा लेगी। कितना परसेंटेज हो गया? 4 गुना। तो हम जो 50 करोड़ और 100 करोड़ की बनाते हैं, हम तो मर जाएंगे। इसकी फिल्म कैंसिल। अब उसको हॉल नहीं मिलेगा, कोई और हॉल नहीं मिलेगा, थिएटर ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसको कहा जाता है कि आप किसी को गिरा देते हो, उसको भ्रमित कर देते हो, कुछ कर देते हो। बट कंपटीशन भी तो आज की डेट में बहुत ज्यादा है। कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन बुद्धि का होता है, धन का नहीं होता है। उसने बना दिया कि धन से कंपटीशन होता है, कि आपका जो है 1000 करोड़ कमाई तो उसका 5000 करोड़ कमाई। आप वही साउथ चले जाइए, हम 20 साल साउथ में काम किए हैं। साउथ में ये नहीं है। वो अपनी कन्विक्शन से ज्यादा नहीं, ये नहीं है कि मैंने 5000 करोड़ कमा लिया है। आप जाइए राजमौली से मिल लीजिए, आज भी वही से ही हंसते हुए मिल लेगा। तो आप बोल रहे हैं कि वो भी एक डिफरेंस है यहाँ पर, कि यहाँ पर बिल्कुल है। किसी एक्टर के पास जाने पर आपको लेयर्स टू लेयर्स। इसीलिए मैंने राजमौली का नाम लिया है कि यहाँ के लोग इस बात को लेके कि मैं राजमौली के साथ काम कर रहा हूं, राजमौली को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साउथ में जो है आप जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि वो कल्चर है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, ये अपनी जमीन की फिल्म बनाते हैं। उनका एक्टर उस जमीन की महक जानता है। और आप क्या कहते हो हिंदी फिल्म को? बॉलीवुड। बॉलीवुड की जमीन क्या है? हिंदी। तो फिर आप हिंदी फिल्म क्यों नहीं बोलते हो? इंडियन फिल्म क्यों नहीं बोलते हो? भारतीय सिनेमा क्यों नहीं बोलते हो? ये हमें भ्रमित करने के लिए किया जाता है। बट वहां पे भी तो टॉलीवुड बोलते हैं।
वो नहीं बोलते हैं, हम्म, वो बोलता है जो हमें भ्रमित करना चाहता है। वो बोलते ही नहीं है, वो सिनेमा बनाते हैं। हम किए रहते हैं बॉलीवुड 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 बॉलीवुड। बॉलीवुड में ऐसा अबे बॉलीवुड, हॉलीवुड एक जगह है तो हॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड की क्या जमीन है? तुम अपने जमीन को नहीं समझते हो। तो हम जब आपसे पूछते हैं कि बॉलीवुड की जमीन क्या है, तो आपका उसके पास जवाब नहीं है। तो फिर बॉलीवुड में कौन सा सिनेमा बनता है? इसलिए सिनेमा नहीं बनता है। बट पहले की जो फिल्में थी वो रूटेड थी, इनकी स्टोरी होती थी। भाई कह ये तो रहे हैं अभी कि रूटेड आज इसलिए नहीं है कि आप बॉलीवुड कहते हो। आप अपनी जमीन अगर छोड़ोगे तो आप नशे में हो। निर्मल वर्मा की वो कहानी पढ़ लो, 1.5 इंच ऊपर। जमीन पकड़ के नहीं रखोगे, आपका कोई अगर आधार बेस नहीं होगा, तो आप काम कैसे करोगे? पर अभी अगर हम बॉलीवुड की या हिंदी सिनेमा की बात करें तो पिछले कुछ सालों में औरतों के लिए बहुत स्कोप बेटर हो गया है, जो पहले नहीं था। साउथ में तो अभी भी कहां स्कोप हुआ है? कौन से स्कोप हुआ है? थप्पड़। जितने रेपिस्ट हैं वो सब रेप के अगेंस्ट खड़े हैं। नहीं, वो भाई बहुत औरतों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है रेप दिखा के। बट आई ओपनिंग फिल्म्स नहीं है ये। कौन सा आई ओपनिंग? रेप बढ़ रहा है, आप कह रहे हो आई ओपनिंग? भ्रम में जीना बंद करो। स्त्रियां मूल रूप से भावुक हैं, ममता है उनके अंदर। इसी का फायदा हम उठाते हैं और वो ट्रैप में फंस जाती हैं। उसके बाद उनको समझ में नहीं आता अब कहां जाऊं। और वो स्त्रियां जो मजबूत हैं वो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा पुरुष करते हैं। होता क्या है कि हम अगर लाल झंडा, हरा झंडा, पीला झंडा उठा लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उस झंडे का जो सिद्धांत है वो हम फॉलो कर रहे हैं, मेरे आचरण और व्यवहार में है। जुबान एक चीज है, जुबान के हम धनी हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जब तक कोई भी चीज, जैसे भगवान के सामने हम जाते हैं, मत्था टेकते हैं और क्या बोलते हैं? हे भगवान मेरा भला कर दो। भगवान आ जाए आपके सामने और ये कहे कि बेटा पूरी दुनिया दे देते हैं, हमको तुम अपनी सांस दे दो, वो भाग जाएगा? फिर मत्था क्या टेकने गए हो? सांस चल रही है ना। सांस ही जीवन है। जब तक सांस चल रही है आप सोच पा रहे हो, क्योंकि भगवान बहुत बड़ी चीज है। भगवान मूर्ति नहीं है, भगवान मंदिर नहीं है, भगवान घंटी चंदन हल्दी नहीं है, भगवान विचार है, कॉन्शियसनेस है। इस जमीन पे दो विचार, भारत की भूमि पर सिर्फ दो विचार, एक शिव और एक विष्णु। शिव को मानने वाले शैव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव। शिव जो है वो कम्यून में बिलीव करते हैं और वो लेफ्ट ओरिएंटेड है थॉट, और विष्णु जो हैं धन को और इमोशन को कंट्रोल करते हैं, इसलिए वो राइट विंगर है। अब विष्णु पुराण और शिव पुराण पढ़ लो। शिव का उपासक कौन है? गण, कम्यून, राक्षस, असुर, दानव। आप कहोगे अरे ये तो निगेटिव है। ये राक्षस, असुर, दानव कहा किसने? राइट विंगर ने। राक्षस बैकवर्ड है। तो हमारा दिमाग बेसिकली इसीलिए हमारे शरीर के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों है। दिमाग जो है लेफ्ट है, जो क्रिटिकल एनालिसिस करता है। दिल जो है हमें
भावना से उत्प्रेरित करता है, और दोनों का मिक्सचर जो है वो हमें ह्यूमन बीइंग बनाता है, मानवीय बनाता है। हम संवेदनाओं के साथ जी पाते हैं। और अगर बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का बायां हिस्सा क्रिटिकल है और दाहिना जो है इमोशनल है। तो प्रकृति ने हमें लेफ्ट और राइट दे रखा है। ये जो पॉलिटिकल लेफ्ट और राइट है वो तो सत्ता के लिए है। इसीलिए हम शिव के उपासक हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, वो अंदर है। मंदिर जाएंगे तो कहेगा अरे मूर्ख यहां क्या कर रहा है, काम कर अपना। हमने कुछ टाइम पहले एक टॉपिक उठाया था, टाइम, कि लोगों का टाइम आता है तो हाँ सब आता है, टाइम आता है तभी लोग देख पाते हैं। हम्म, लेकिन जब तक टाइम नहीं आया है, हम्म, आप होमवर्क कर रहे थे क्या? हम्म, वरना टाइम आया तो आपको लोग देख लिए और लोगों ने कहा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, कमाल। टाइम गया, फिर आप नष्ट हो गए। टाइम तो चल रहा है आपके सामने, जितनी देर है वो साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल गायब। उसके बाद बट जो एक टाइम का जो एक सुरूर, जो एक प्राइड मिलती है लोगों को, वो जब वो टाइम निकल जाता है फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद उसी तरह से वो जो है दुम हिलाते हैं। टाइम आ जाता है तो 56 इंच हो जाते हैं, टाइम चला जाता है तो दुम हिलाने लगते हैं। हम तो एक दो लोगों को नहीं देखे हैं ना, मेरे सामने तो लिस्ट है। इसीलिए हमको ये समस्या नहीं है क्या कि मैं बड़ा आदमी, मैं पैदा होते ही बाप ने कहा बड़ा आदमी पैदा हो गया, और बड़े आदमी से मुझे मुक्ति मिल गई। तुम देखती नहीं हो जब हम चलते हैं तो ऐसा लगता है कि काहे को फैले वो, भाई है फैलाओ। किसी को इज्जत देने का मतलब ये नहीं है कि हम झुक गए हैं। बिल्कुल, हाँ। बट आपसे डरते भी है लोग, मैं बहुत डरती हूँ डरना आपसे। चाहिए, क्यों? इसलिए डरना चाहिए कि आप अभी तक तैयार नहीं हुए हो, वरना आप हमसे न डरो। तुम यही कहोगी ना खींचो तलवार, आप फिर तलवार खींचोगे। आपकी तलवार कमजोर हो सकती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आपके पास एक तलवार है। हम्म, सामने वाले को पता ही नहीं उसके पास तलवार है। तो वो ये जो व्यक्तित्व की बात है वो इन्होंने लिखा था, अरे नाम भूल जाते हैं यार उसका नाम, दुष्यंत कुमार ने, ये सर बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। तो लोग गलत समझ लेते हैं, आप किसी को इज्जत देते हो तो वो गलत समझ लेता है कि ये कमजोर है, तो उसको फिर उतारना पड़ता है नीचे। ऐसा कई बार हुआ है इस शहर में। पहले जब पहले की फिल्में जो आपने करी, वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर का बहुत अहम रोल हुआ करता था। कास्टिंग होता ही नहीं था, तो कैसे काम मिलता था? क्योंकि आजकल तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक डायरेक्टर। फुल इसीलिए उस समय जो है सेक्रेटरी होते थे, मैनेजर नहीं होते थे। सेक्रेटरी जो है वो अपना लिफाफा लेके, मतलब एल्बम लेके जाता था, मिलता था, और जो उस अवस्था में नहीं पहुंचे थे वो जाते थे, असिस्टेंट लोगों से जो है अपना संबंध बनाते थे। असिस्टेंट जो है ये फिल्म, वो लड़का बिहार का ही था, उनका सुभाष घई का चीफ था या फर्स्ट असिस्टेंट था। वो फिल्म थी ना, अरे उनकी नेपाल के राजा की पोती जो है थी, मनीषा कोइराला, वो कौन सी फिल्म थी उसकी पहली? विवेक मुशरान विवेक मुशरान के साथ, हाँ, तो सुभाष घई हीरो नहीं मिल रहा था, तो वो असिस्टेंट जो है रोज परेशान रहता था कि इनको नहीं मिलता है, तो असिस्टेंट की बैंड बजी रहती थी।
तो एक दिन जो है वो आए, बोले अरे कोई आया क्या? उसने ड्रॉर खोला, ऊपर एक तस्वीर है, उसने ऐसे बोले देखिए ये कैसा है? वो विवेक मुशराम था, वो हीरो बना। तो डायरेक्टर जो है वो सर्वे सर्वा होता था। अब कास्टिंग डायरेक्टर, क्या कास्टिंग करते हो? कहते हो कि हम पूरी स्क्रिप्ट पढ़ लिए। अबे तो डायरेक्टर को हटा दो, तुम ही बना लो। नहीं, अभी थोड़ा सा रोल डिफाइन हो गया है और क्या थोड़ा रोल सा डिफाइन हो गया है? कि उस कैरेक्टर के हिसाब से ऑप्शंस डायरेक्टर को ज्यादा मिल जाते हैं। कि आपका अगर एक कैरेक्टर है और कास्टिंग डायरेक्टर ने पढ़ा है, तो विनीत कुमार के साथ दो लोग की फोटो और फिर डायरेक्टर के पास ऑप्शंस है उसमें से पिक करने के लिए कि ये मेरे कैरेक्टर के हिसाब से बेस्ट कौन सूट करेगा। पहले शायद ऑप्शंस कम होती मैंने थी। 1980 में कास्टिंग की थी। किस फिल्म की? गांधी की। हमको फिल्मों का शौक नहीं था, तो लोगों को मालूम था कि ये भड़क जाता है फिल्म के नाम पे। तो शान भाई थे उर्दू के पेक्स AIR में, रेडियो स्टेशन में। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा अरे विनीत, एक योगी आए हुए हैं, वो गांधी फिल्म के लिए जो है उनको कुछ मदद कर दो यार। तो हमने कहा अच्छा। तो बोले मौर्या में ठहरे। हम गए। हम बोले योगी कौन है? तो एक आदमी आया, बोला मैं हूँ। हम बोले शान भाई बोले हैं कुछ आपको काम है? बोले हाँ कुछ एक्टर्स चाहिए। हम बोले कैसे चाहिए? वो लिस्ट मिली, वो सब हाइट, वो कलर और फलाना ढमकाना लिस्ट मिला। हमने देखा। हम बोले ठीक है, कितने बजे मिलेंगे आप? बोले 4 बजे। हम बोले ठीक है। उन्होंने गाड़ी दी और मैं पटना, चूंकि हम पूरे बिहार के एक्टरों को जानते थे, तो मैंने जो है घूम घूम के सबको जो है कहा कि ये चाहिए, ऐसा लगता है। अरे हेलो तुम सुनो, जो 4 बजे मिल लेना उधर, सुनो 4 बजे नहीं, 4 बजे। 4 बजे से मेरा रिहर्सल होता था, ये काम उसके पहले करके हम अपना रिहर्सल में चले जाते थे। हमको उससे मतलब नहीं होता है कि आप किसको सेलेक्ट कर रहे हो। आपने जो हमको इनपुट दिया है वो आपके सामने मैं ले जाके खड़ा कर देता हूं। ये एक्टर है या नहीं है, ये आपका विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। आज का कास्टिंग डायरेक्टर इस चीज को अपना विषय बना लिए है, ये आपका विषय नहीं है, डायरेक्टर का विषय है। डायरेक्टर भी हाथ छोड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब करते करते लास्ट डे, जिस दिन शूटिंग शुरू हुई थी उसके एक दिन पहले मैं लेके गया नूर फातिमा को। तो उस दिन जो है देखे ज्यादा भीड़ है, तो हम देखे एक बुढ़ा आदमी जो है जरा वो थोड़ा सा ऐसे खड़ा हुआ है। तो हम, योगी इधर खड़ा हुआ था, तो हमने कहा कि ये कौन आदमी है? बोले यही तो है रिचर्ड एटनबरो। हम बोले कौन है? बोले यही डायरेक्टर है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा। बोले प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उसने मुझको देखा, तो योगी ने बताया कि यही जो है फ्रंट लाइनर की जो है जो है ये सब इसने किया है। उसने नूर फातिमा को चेक किया। चेक हम बता नहीं सकते हैं कैसे चेक किया। चेक किया, बहुत खुश हुआ। नूर फातिमा ने कौन सा रोल किया गांधी में मालूम है? गांधी वस्त्र त्याग। जो वो कपड़ा धो रही है औरत, जो जिसके पास कपड़ा नहीं, और गांधी अपना वस्त्र उतार के नदी में फेंकते हैं और वो कपड़ा उधर जाता है और वो ओढ़ती है, वो नूर फातिमा। अब नहीं रही, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। तो अटनबरो ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत अच्छा एक कैरेक्टर दूंगा। हम बोले नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा रिहर्सल होता है 4 बजे से। उसको समझ में ही नहीं आया कि क्या आदमी है यार, इधर दे रहा है उधर कहता है टाइम नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि कास्टिंग जो है वो हाइट, कॉम्प्लेक्शन, उसकी भाषा, ये समझ के आपको डायरेक्टर के सामने रख देना चाहिए। एक्टर है या नहीं है तो डायरेक्टर डिसाइड करेगा। अब कास्टिंग जब होने लगा तो अलग अलग कंपनियां कास्टिंग की आ गई। अब आपकी कास्टिंग कंपनी है, आपके पास जो एक्टर्स हैं वो उसको आप प्रमोट कर रहे हो। मेरी कास्टिंग एजेंसी है, मैं अपने एक्टरों को प्रमोट कर रहा हूं। अब मेरे एक्टर आपके यहां नहीं जाते हैं तो
हो सकता है कि आप जो कास्टिंग कर रहे हो वो एक्टर मेरे पास है। अगर वो जाता, जाहिर है कि एक्टर तो जाएगा ही, लेकिन वो एक उसको क्या कहते हैं, कॉकस, वो एक माफिया जैसा, कास्टिंग डायरेक्टरों का माफिया हो गया है। तो ये सब हमको जानते तो सभी हैं, तब कहेंगे कि क्या विनीत भाई आप क्या क्या बोल देते हैं। तो पुराने एक्टर्स और नए एक्टर्स और अभी जो नए बच्चे भी आ रहे हैं, आपने इतने लोगों के साथ काम किया, आपने इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस देखी है, इतने सारे फिल्म्स जो टिकट लेकर हम लोग फिल्म ब्लैक में भी देखने जाते थे, उसके बाद ओटीटी का एक स्पेस, उसके बाद अब सीरीज का एक स्पेस, कोविड आया बीच में जब ओटीटी बहुत बूम हो गया। तो इन सबको रखते हुए अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको काम कैसे मिलेगा? क्योंकि हर बच्चा तो नहीं पहुंच सकता कास्टिंग डायरेक्टर के पास और दोस्ती नहीं बढ़ा सकता, और काफी टैलेंटेड लोग हैं। अपना हॉरोस्कोप जाके दिखवा ले, अगर वो उसमें लिख ये योग होगा तो मिलेगा, नहीं बट एस्ट्रोलॉजर्स भी सही थोड़ी ना है। तो खोजे। तो मेरा सीरियसली वो आप बोल रहे हैं कि हॉरोस्कोप दिखाने के बाद अगर आपका योग है तो आप आए बॉम्बे इंडस्ट्री? एक नाम है अरुण शंकर त्रिवेदी, जो अपने आप को देवदत्त कहता है। ये कस्टम कलेक्टर था, वीआरएस ले लिया उसने। इसको भी एक्टिंग का शौक था, तो जब ये कस्टम एक्साइज में आया तो दिल्ली से जो है इसने ट्रांसफर लिया। जब हम बम्बई पहुंचे, ये भी बम्बई आ गया। ये इसके लिए हम सर हैं, बड़े भाई जैसे हैं। और ये 77 में स्पीच के लिए आता था, सुबह सुबह जगा के सीखने। 78 में, 2001 में हमने कहा यार बहुत टेंशन हो गया है, जरा मेरा हॉरोस्कोप देखो। उस समय हम 45 साल के थे। 2001 से उसने जो जो बातें कही हैं, जो जो समय बताया है, आज तक वही हो रहा है। और वो देखता नहीं है। हाँ, नहीं तो मैं बोलती मैं भी आ रही हूँ लाइन में। एक मेरी मित्र हैं, उनका प्रेम चल रहा था, तो उसने कहा यार शादी करना है, जरा हॉरोस्कोप दिखवा दो। तो हमने त्रिवेदी को दे दिया। हमने कहा कि भाई देख, शादी वादी का क्या है, ये देखो। और एक दूसरे मित्र थे, उनको दिया। बोले बिल्कुल करेक्ट है, एकदम सही, शादी एकदम करेक्ट हो जाएगी, सही है एकदम। त्रिवेदी से मैंने पूछा कि क्या भाई क्या है? बोले नहीं, शादी तो हो जाएगी, 9 महीना चलेगी। 10वां महीना नहीं चला शादी, टूट गई। तो हमने पूछा क्यों? उसने कहा लड़की का वीनस जो है स्ट्रांग है। वीनस जो है वीनस में बैठा हुआ है और स्ट्रांग है। पहले जमाने में ऐसी लड़कियों को कुलच्छनी कहते थे, और आज के जमाने में ऐसी लड़कियों को इंडिपेंडेंट कहते हैं। और लड़के का जो मैरिज हाउस है उसमें उसका ग्रह बैठा हुआ है, इसलिए वो सोशल है, वो अपने माँ बाप की बात मानेगा। तो माँ बाप से जो है इसका पटेगा नहीं, इसलिए ये शादी 9 महीना तक ही चल पाएगी। तो देखना मुश्किल है। ये हमारे देश में 1% 2% पंडित हैं जो देख पाते हैं। उसने जब जब मुझे बताया है कि ये मैंने 2009 में मैंने वो रहेजा में दिया, फ्लैट के लिए बुक किया और उधर ही जाकर रहने लगे। और वो हमको 2013 में मिलना था। हमने कहा यार 2013 में जो है वो फ्लैट हम लोगों को मिल जाएगा। उसने कहा नहीं, 2013 में तो नहीं मिलेगा आपको। हम बोले अबे बिल्डर बोल रहा है 2013 में मिलेगा, तो तुम कहाँ थे जो है, मतलब। बोले नहीं नहीं मिलेगा। 1 साल काम रुक गया, 2014 में मिला।
इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अपने जीवन में पंडित खोजें, हॉरोस्कोप दिखाएं, नहीं। अमूमन मेरा मानना ये है कि 45-50 के एज तक आपको कर्म करना चाहिए। 45-50 के बाद जो है आप बौद्धिक रूप से सक्षम हो जाते हो कि आप अपने जीवन के आगे को आराम से देख सको, तो आप जो है चाहो तो दिखवा लो। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक बेसिक प्रॉब्लम है कि जो लड़के आते हैं उनके पास पेशेंस नहीं है। हो सकता है कि तुम हीरो नहीं, हीरो के बाप बनो। बट उसमें भी डिफरेंस है ना, कोई लोग हीरो बनने आते हैं और कोई लोग एक्टिंग करने आते हैं। सो एक्टर पर और यहाँ तो एक्टरों स्टार्स, की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे स्टार्स चाहिए। यहाँ पे आपकी पॉपुलैरिटी चाहिए। जैसे लड़के भी नंगे हो रहे हैं, लड़कियां भी नंगी हो रही हैं सोशल मीडिया पे, एक से एक कुछ तो पूरा ही उतार देती हैं। इतनी लड़कियां जो हैं अपना कपड़ा उतारी, लेकिन सिर्फ एक को थोड़ी सफलता मिली। कौन? उर्फी जावेद। तो आप सोच लीजिए रेशियो। बट वही है ना जो हम बोल रहे थे कि भीड़, एक कोई चलता है तो उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ लग जाती भाई है। आप लग जाओ, लेकिन आप ये तो सोचो कि आप के अंदर क्या है। आपको अपनी खासियत पता होना चाहिए ना। शरीर हर किसी के पास है, खूबसूरती हर किसी के पास है। शक्ल से और शरीर से खूबसूरती नहीं, अंदर से खूबसूरती पैदा होती है। तो इसलिए आप ये जाके दावा करो कि जी मैं एक्टर हूं, तो कहेगा तो मैं क्या करूं भाई, एक्टरों की तो लाइन लगी हुई है। और जो कास्टिंग डायरेक्टर है उसके यहाँ क्या होता है, 4 लाइन बोल लीजिए, 4 लाइन बोल के आप एक्टिंग समझ लीजिए। और जो कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग नहीं करता है, वो उसका असिस्टेंट का असिस्टेंट जो है, एक कैमरा इधर ऐसे लग गया है, हाँ भाई बोलिए, क्या बोले, फीडबैक देता है और खुद वो बताता है ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए। अरे नए बच्चे तो जो आए हैं उनको किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। उनके पास इतने साधन हैं। कोई नया बच्चा आया क्या आपके पास कि जी मैं परेशानी में हूं? कोई नहीं। वो छोटे छोटे शहरों से आके जो है परेशान होते हैं। उसमें भी जो है जरा सा अच्छे अगर घर के हैं तो उनको वो दिक्कतें नहीं होती हैं। उनके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। वो रिलेशनशिप को लेके कोई टैबू नहीं है उनके अंदर। वो जुगाड़ भी कर लेते हैं, 2 लोग मिलकर रहने लगते हैं, 4 लोग मिलकर रहने लगते हैं। वो एक अलग किस्म की प्रजाति आई है जो जीना जानती है। खाली एक ही समस्या है कि वो समस्या उनकी वजह से नहीं है, वो समस्या मतलब फिर नीतियों पे आ जाती हैं, पॉलिसीज पे आ जाती हैं कि या हमारे जो हम जैसे यानी जो सीनियर्स हैं, जो उन्हें पैदा किए हैं, दिशा नहीं दे सके उनको, वरना सब ब्रह्मास्त्र होते। बहुत एनर्जी। बट उनकी अपनी कैपेसिटी में तो हर कोई अपने बच्चों को नहीं, पहले ऐसा नहीं था। हम्म। आज के 12 साल के बच्चे को देख लीजिए आप। हमारे में 12 साल का बच्चा जो है डरा ही रहता था और कहीं से भी पड़ जाती थी। तो इसलिए आज के बच्चों को सीख की जरूरत नहीं है। और दिशा चूंकि वो समझते नहीं है, इसलिए दिशा समझाओगे तो कहेगा चल साइड हट, हवा आने दे, टाइप से हो जाएगा। दिशा होना जरूरी है ना। दिशा के साथ साथ आप मतलब हमको तो बाउंड्रीज भी सिखाई गई थी कि बाउंड्रीज उनको नहीं चाहिए ना। उन्होंने सारी बाउंड्री तोड़ दी है। 12 साल में रिलेशनशिप में रहते हैं,
वो एक दिन हम पढ़ रहे थे वो कि क्या क्या रिलेशनशिप है कि साथ बैठ लिए बेंच पे, तो वो कोई रिलेशनशिप है, और क्या रिलेशनशिप है, कुछ 8 10 15 रिलेशनशिप का जो है डेफिनेशन वो दे दिए इस लड़का। सिचुएशनशिप, हाँ वही, बेंचिंग, ब्रेड फिर क्रमिंग उस पे जो है एक फिल्म बनाई, बनाए। नहीं उस पे एक फिल्म बनी है अभी, वो नेटफ्लिक्स पे आई थी, वन शॉट में 4 एपिसोड था वो, एडोलसेंस। वो लड़का जब समझाने लगता है तो लगता है कि यार हम लोग तो ऐसे ही दिल भेज देते हैं, हरा पीला भेज देते हैं, अरे हर चीज का अर्थ है। एक दिन जो है क्या हुआ क्या कि वो चेहरा है और उसके ऐसे दिल इधर निकल के इधर निकल, 3 दिल ऐसे से जा रहा है, एक है ना, तो किसी का आया, जाहिर है लड़कियां मेरी बहुत दोस्त हैं, तो किसी का आया तो हम जो है ऐसे कुछ देख रहे थे, हमने ऐसे उठाया, हमने जो है खोला वो, तो ये 3 दिल वाला ऐसे करके भेज दिए। उसका जो है नीचे मैसेज आया, बोले आज क्या हुआ? हम बोले क्यों क्या हुआ? बोले क्या भेजे हैं? हम बोले वही भेजे हैं, वो इमोजीज। इमोजी भेज दिए हैं। बोले इसका मतलब जानते हैं? हम बोले यार मतलब तुम समझो, हमको लेना देना नहीं है, जो समझ में आया हमने भेज दिया। तो उसका कुछ खास मतलब होगा, हाँ, वो हमें मतलब नहीं मालूम है हाँ, कि मेरा दिल तुम्हारी तरफ जो है यूं हमने लुटाया टाइप से, वो टाइप। अब समझना तो ये समझ हमें पैदा करनी होगी, अगर हम, जिसको आप ज़ेनजी कहते हैं, हमें समझ ही नहीं है तो हम उन लड़कों को क्या समझाएं? हम उनकी भाषा नहीं समझते। जितने आज जो है कॉमेडी वाले जो आते हैं, कपिल शर्मा शो, नहीं स्टैंड अप कॉमेडी, कॉमेडियंस। वो जब हम सुनते हैं ना तो हमको लगता है तो बड़ा गंभीर बात बोल रहा है, फिर लोग हंसते हैं, हम कहीं हंस किस बात पे रहे हैं, बात तो गंभीर कर रहा है ये, हमको जिसमें गंभीरता दिख रही है वो इनके लिए हंसने का विषय है। तो सोचिए हम कितना पीछे हैं, हम पार ही नहीं कर सके हैं उसको कि हम उस पर हंस सकें, हम उनको कैसे समझाएं? थैंक यू विनीत भैया फॉर कमिंग ऑन डाइविंग वाटर्स, और काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने आज टच करे हैं, एंड आई होप कि जल्दी दोबारा एक और एपिसोड करें आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं और ये बता सकूं कि चीज़ें जो हैं बदल रही हैं, उसके साथ यानी समय के साथ मुझे भी बदलना चाहिए और समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।